नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल एस्ट्रोलॉगर के शर्मा में। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए, जिससे कि मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, मैं मेरे हर वीडियो में आपको बताता हूँ कि अगर आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं, ज्योतिष में आप रुचि रखते हैं या ज्योतिष को एक व्यवसाय के रूप में करना चाहते हैं, तो दोस्तों ये YouTube चैनल आपके लिए बेहद उपयोगी सिद्ध हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक की वीडियोज़ मिलेंगी, जिनके माध्यम से आप किसी भी जन्म कुंडली का विश्लेषण आसानी से कर पाएंगे। तो मैं फिर से कहूँगा कि अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, बिना किसी देरी के आज हम अपने टॉपिक पर चलते हैं, जो कि है केंद्राधिपति दोष। दोस्तों, ये जन्म कुंडली के विश्लेषण में एक बहुत ही उपयोगी टॉपिक है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसलिए मैं आपको यही कहूँगा कि अगर आपने वीडियो देखना शुरू कर दिया है तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, बीच में स्किप बिल्कुल भी ना करें। तो अब हम समझते हैं कि केंद्राधिपति दोष क्या होता है। जैसे कि इससे मालूम चल रहा है कि केंद्र अधिपति यानी केंद्र के जो स्वामी है उनको जो लगने वाला दोष है उसी को हम केंद्राधिपति दोष कहते हैं। तो सबसे पहले हमें जन्म कुंडली के केंद्र भावों को समझना पड़ेगा कि जन्म कुंडली में केंद्र भाव कौन कौन से होते हैं। दोस्तों, मैंने जन्म कुंडली के प्रत्येक भाव के विषय में पिछले वीडियोज़ में बता रखा है। जब भी आपको समय मिले तो आप पिछले वीडियोज़ देख सकते हैं। मैंने वहाँ पे विस्तार पूर्वक प्रत्येक भाव के बारे में बता रखा है, लेकिन आज हम केंद्र भाव फिर से रिपीट मैं कर रहा हूँ कि जन्म कुंडली में केंद्र भाव कौन कौन से होते हैं। तो जन्म कुंडली का जो प्रथम भाव होता है उससे हम केंद्र भाव कहते हैं। जन्म कुंडली का प्रथम भाव, जन्म कुंडली का चतुर्थ भाव भी केंद्र कहलाता है। जन्म कुंडली का सप्तम भाव केंद्र कहलाता है और जन्म कुंडली का दसम भाव भी केंद्र कहलाता है। तो जन्म कुंडली की जो चार भाव हैं, प्रथम, चतुर्थ, सप्तम और दसम, ये जन्म कुंडली के केंद्र भाव कहलाते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो जन्म कुंडली का प्रथम भाव है उसे हम लग्न के नाम से भी जानते हैं और उसे बहुत सारे विद्वान और इसे त्रिकोण भी कहते हैं, यानी ये त्रिकोण भी होता है। वैसे त्रिकोण पंचम और नवम को मानते हैं, लेकिन प्रथम भाव भी त्रिकोण ही कहलाता है। तो हमने यहाँ पर ये जाना कि केंद्र भाव कौन कौन से होते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम समझते हैं, हमने पहले जाना कि केंद्र भाव कौन कौन से होते हैं। फिर से रिपीट करूंगा, प्रथम, चतुर्थ, सप्तम और दसम भाव जो होते हैं वो केंद्र भाव होते हैं। अब हम समझते हैं कि केंद्राधिपति दोष जन्म कुंडली में कैसे लगता है। तो मैं एक बार इसको मिटा देता हूं और अब हम एक उदाहरण कुंडली के माध्यम से समझते हैं कि जन्म कुंडली में केंद्राधिपति दोष आखिर लगता कैसे है। तो आपके सामने मैं एक उदाहरण कुंडली ले रहा हूं। मैं लग्न में 3 का अंक लिख रहा हूं। 3 के अंक का अर्थ है कि लग्न कुंडली में ये मिथुन लग्न की कुंडली है। 3 के बाद में जैसे स्वाभाविक 4 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, 10, 11, 12, 1 और 2। इस प्रकार से हमने यहाँ पर अंक लिख दिए हैं। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था कि केंद्र में आने वाली राशियों के स्वामी को ही केंद्राधिपति दोष लगता है। तो यहाँ पर आप मुझे देखकर बताइए कि केंद्र में कौन कौन सी राशियाँ हैं। तो देखिए, यहाँ पर 3 का अंक केंद्र में है, 6 का अंक केंद्र में है, 9 का अंक केंद्र में है और 12 का अंक केंद्र में है। तो 3 नंबर से कौन सी राशि आती है, मैंने पिछले वीडियोज में आपको बता रखा है कि अगर आपको राशियों के अंक याद नहीं है ना तो आप निश्चित रूप से नहीं बता पाएंगे कि 3 के नंबर से कौन सी राशि आती है। तो 3 के नंबर से हमारी मिथुन राशि आती है, 6 से कन्या राशि, 9 से धनु राशि और 12 से मीन राशि आती है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मिथुन और कन्या इन दोनों के स्वामी एक ही होते हैं। वो कौन होते हैं? वो बुध होते हैं।
और धनु और मीन के स्वामी कौन होते हैं, वो होते हैं गुरु। अर्थात इन दोनों के स्वामी एक हैं और इन दोनों के स्वामी भी एक हैं। मान लीजिए कि गुरु ग्रह हम अपने सप्तम भाव में आकर बैठ गए, यानी केंद्र में ही आकर बैठ गए हैं, जबकि गुरु ग्रह की दोनों राशियां भी केंद्र में ही हैं, तो गुरु को यहाँ पर केंद्राधिपति दोष लग जाएगा। यानी गुरु क्या हो गए, केंद्राधिपति दोष क्या होता है कि जब केंद्र में बैठी राशियों के स्वामी केंद्र में आकर बैठ जाएं, जब केंद्र में बैठी राशियों के स्वामी यदि केंद्र में आकर बैठ जाएं तो उसे केंद्राधिपति दोष लगता है। अब मान लीजिए यहाँ पर केंद्र में, यहाँ पर मिथुन राशि है, यहाँ पर कन्या राशि है और इन दोनों के स्वामी बुध ही होते हैं, और अगर बुध यहीं पर आकर बैठ जाएं, यानी बुध भी केंद्र में आकर बैठ गए, तो बुध को भी यहाँ पर केंद्राधिपति दोष लगेगा। केंद्राधिपति दोष में होता क्या है कि जो ग्रह होता है वो अपना स्वभाव भूल जाता है, वो उसे जैसे फल देने होते हैं वो अपने फल नहीं दे पाता है, वो सम प्रभाव में आ जाता है, यानी समफल देने लगता है। और वैसे भी कहा गया है कि केंद्र भाव होते हैं उन्हें हम समभाव भी कहते हैं। तो यहाँ पर जो केंद्राधिपति दोष में है वो जो ग्रह होता है वो अपने गुण भूल जाता है और वो वैसे फल नहीं दे पाता। दोस्तों जो शुभ ग्रह होते हैं, जैसे सबसे शुभ ग्रह कौन कौन से हैं, गुरु हैं, उसके बाद में शुक्र हैं, उसके बाद में बुध और चंद्रमा। तो गुरु को सबसे ज़्यादा केंद्राधिपति दोष लगता है, उसके बाद में शुक्र को, उसके बाद में बुध को और उसके बाद में चंद्रमा को लगता है। अब मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि अगर केंद्र में किसी ग्रह की राशियाँ हैं और वो ग्रह यदि त्रिकोण में बैठ जाए, मान लीजिए ये ग्रह गुरु जो हैं वो त्रिकोण में आ जाए, तो इनको केंद्राधिपति दोष नहीं लगेगा। अगर गुरु नवम भाव में चले जाएं तो इनको केंद्राधिपति दोष नहीं लगेगा, और यदि गुरु लग्न में भी चले जाएं तो भी इनको केंद्राधिपति दोष नहीं लगेगा। ऐसा विद्वान बताते हैं कि अगर किसी ग्रह की दो राशियां या एक राशि अगर केंद्र में है और वो ग्रह यदि त्रिकोण में चला जाए, अपनी उच्च राशि में चला जाए, जैसे मान लीजिए गुरु की उच्च राशि होती है कर्क, अगर मान लीजिए गुरु यहाँ पर बैठ गए तो भी इनको केंद्राधिपति दोष नहीं लगेगा। यानी उच्च राशि में और त्रिकोण में जाने पर ग्रह को केंद्राधिपति दोष नहीं लगता है। तो दोस्तों मैंने आपको अच्छी तरह से केंद्राधिपति दोष के बारे में बताया कि जब किसी ग्रह की एक या दोनों राशियां केंद्र में जाकर बैठ जाएं और वो ग्रह भी केंद्र में जाकर बैठ जाएगा तो ग्रह को केंद्राधिपति दोष लगेगा। तो यह वीडियो आपको समझ में आया नहीं आया, केंद्राधिपति दोष आपको समझ में आया नहीं आया, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस वीडियो को शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।